हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट 40 क्वेश्चन करेंगे सामाजिक विज्ञान के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। देखिए इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1779 ईस्वी, 1759 ईस्वी। बी ऑप्शन है 1769 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1779 ईस्वी, डी ईस्वी है डी ऑप्शन है 1789 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की लेखक कौन था? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है दिदरो, ऑप्शन डी है वोल्टेयर। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की लेखक कौन है? रूसो, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न 3 नंबर कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है काबूर, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है रूसो। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 4 नंबर है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ है? 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी है 1861, ऑप्शन सी है 1870 और ऑप्शन डी है 1881। तो इटली के एकीकरण कब हुआ था? 1870 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि शुल्क संघ जाल्बेरियन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए प्रसा, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी है रूस। तो शुल्क संघ जाल्बिया की स्थापना किसके पहल पर की गई थी? प्रसा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 6 नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन बी है 15 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि किसको दी थी? महात्मा गांधी को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, जैव संसाधन और अजैव संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर इसमें दिया हुआ है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण की निम्नलिखित में से किसका मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए गहन सिंचाई, ऑप्शन बी है अधिक सिंचाई, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन और ऑप्शन डी है पशुचालन। तो
पंजाब में भूमि निम्नीकरण किस लिए हुआ था, किसके कारण हुआ था? अधिक सिंचाई कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1992 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1997 ईस्वी, ऑप्शन सी है 2005 ईस्वी और ऑप्शन डी है 2012 ईस्वी। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? 1992 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर इसमें दिया हुआ है, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो देखिए, काली मृदा तो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, लेकिन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न इसमें 15 नंबर है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए कृषि प्रसार, ऑप्शन बी है बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, ऑप्शन सी है पशुचालन और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, ऑप्शन डी है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के सही कारण नहीं है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर डी नहीं है, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 16 नंबर है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी है 1973 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1974 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1975 ईस्वी। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1973 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभिन्न विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है संकटग्रस्त जातियाँ, ऑप्शन बी है दुर्लभ जातियाँ, ऑप्शन सी है लुप्त जातियाँ और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया है, दुर्लभ जातियों को भी रखा गया और लुप्त जातियों को भी रखा गया है, यानी इसका आंसर है इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है इसमें चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अशोक और ऑप्शन डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो 14वीं शताब्दी में दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है, ऑप्शन बी है बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ऑप्शन सी है बहुउद्देशीय परियोजना में बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, और ऑप्शन डी है बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करते हैं। तो कौन सा बहुउद्देशीय पक्ष के रूप में सही तर्क नहीं है इसमें? तो इसमें कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुउद्देशीय परियोजना उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है नर्मदा, ऑप्शन डी है गोदावरी। तो सरदार सरोवर नदी किस नदी पर बनाया गया था? नर्मदा नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 21 नंबर है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन बी है औसत साक्षरता दर, ऑप्शन सी है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किसी देश की विकास किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर तो किया जाता ही, औसत साक्षरता दर पर भी किया जाता है और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी दिखाया जाता है, यानी उपरोक्त सभी इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न 22 नंबर इसमें है कि मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय रुपये 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपये, 7,000 रुपये, 3,000 रुपये है, तो चौथे परिवार का आय क्या है? 4 ऑप्शन आपको मिलता है इसमें। ऑप्शन ए है 7500 रुपये, ऑप्शन बी है 3,000 रुपये, ऑप्शन सी है 2,000 रुपये और ऑप्शन डी है 6,000 रुपये। तो देखिए ये वाला, किसी देश में 4 परिवार है, प्रति व्यक्ति है 5,000 रुपये, यानी एक परिवार की 5,000 रुपये है तो 4 परिवार की कितना होगा? 20,000 रुपया हो जाएगा।
4 परिवारों की 20,000 रुपये हो जाएगा। और इसमें से एक परिवार की 3 परिवार की प्रत्येक में दिया है, एक 4,000, एक 7,000, एक 3,000, यानी 7 और 3 10, 10 है 14, टोटल कितना है 20,000। ऐसे कितना 3 मिला के कितना है 14,000, तो 20,000 होने में कितना लगेगा 6,000, यानी चौथे परिवार क्या है कितना होगा 6,000 रुपया होगा। तो 6,000 किस में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23 नंबर इसमें दिया हुआ है कि मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर की होती है। ऑप्शन ए है स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति आय और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो किसी देश की तुलना किस आधार पर किया जाता है, स्वास्थ्य के आधार पर देखा जाता है, शिक्षा के आधार पर देखा जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाता है, यानी तीनों ऑप्शन सही है, यानी उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन बी है मातृत्व मृत्यु दर, ऑप्शन सी है मृत्यु दर और ऑप्शन डी है औसत जन्म दर। तो 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या तो मतलब शिशु दर होगा, और मरने वाला है तो शिशु मृत्यु दर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि वनों उत्पाद संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है द्वितीयक, ऑप्शन बी है प्राथमिक, ऑप्शन सी है तृतीयक और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो वनों उत्पाद संग्रह कि मतलब कौन सा क्षेत्र में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकार नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है कहलाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए संगठित क्षेत्र, ऑप्शन बी है असंगठित क्षेत्र, ऑप्शन सी है संगठित और असंगठित दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षेत्र मतलब जो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं उसको क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 27 नंबर है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी की फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किस कार्य सेवा क्षेत्र का अंतर्गत आते हैं। तो सेवा क्षेत्र किस में आते हैं, जो मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार, इस सब क्षेत्र क्या आता है सेवा क्षेत्र में। तो इसमें प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र में कौन काम करता है इसमें। तो देखिए इसमें सेवा क्षेत्रों में किस में कौन काम करते हैं। देखिए रमेश खेत में काम करते हैं तो सेवा क्षेत्र का नहीं हुआ, सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करते हैं ये भी सेवा क्षेत्र में नहीं हुआ, और नरेश एक शिक्षक है तो शिक्षक सेवा क्षेत्र में आते हैं, यानी नरेश सेवा क्षेत्र में है। राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर में संचार में तो सेवा क्षेत्र में आ रहे हैं, यानी नरेश और राकेश सेवा क्षेत्र में काम करते हैं। तो नरेश और राकेश कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वो रोजगार की गारंटी देने वाले सरकार योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों को रोजगार की गारंटी मिलेगी। 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए है 200, ऑप्शन बी है 365, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 250। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाता है, 100 दिनों का, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 29 नंबर है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं जिसमें सालाना 20 कुंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर काम किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति किस श्रेणी में रखा जाएगा। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन बी है प्रचंड बेरोजगारी, ऑप्शन सी है शहरी बेरोजगारी और ऑप्शन डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो देखिए इसमें है कि उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो लेकिन काम कर रहा है। तो प्रचंड बेरोजगारी को क्या कहा जाता है, गुप्त बेरोजगारी, यानी काम देखा जाता है कि काम कर रहा है लेकिन उसको उत्पादन मतलब रुपये में कोई वृद्धि नहीं, रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती, तो उसको प्रचंड बेरोजगारी कहा जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न 30 नंबर है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए बेरोजगारी से बचने के लिए, ऑप्शन बी है दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, ऑप्शन सी है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की गणना क्यों की जाती है? क्योंकि गणना से बचने के लिए, तो इसमें दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य बोला गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है। ऑप्शन बी है इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। ऑप्शन सी है यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। और ऑप्शन डी है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि निम्नों में से कौन बेल्जियम के एक भाषाई समूह नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी है स्पेनिश, ऑप्शन डी है डच, ऑप्शन डी है जर्मन। तो बेल्जियम की भाषाई समूह में कौन नहीं है? तो फ्रेंच तो बेल्जियम की भाषाई समूह है, भाषा है, और डच भी है, जर्मन भी है, लेकिन स्पेनिश बेल्जियम की भाषा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा को घोषित किया गया? 4 ऑप्शन आपको मिलता है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है पाली, ऑप्शन डी है सिंहली। तो श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद कौन सी भाषा अपनाई गई थी? सिंहली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 34 नंबर कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो श्रीलंका में स्वतंत्र कब प्राप्त किया गया था? श्रीलंका में स्वतंत्र प्राप्ति हुई थी 1948 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 35 में निम्नों में से कौन संघवाद एक विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है यह सरकार 2 या अधिक स्तर पर वाली होती है। ऑप्शन बी है अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। ऑप्शन सी है विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र में संविधान में स्पष्ट रूप में वर्णित नहीं है। ऑप्शन डी है अदालत को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसमें है कि कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता की कौन नहीं है कि ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 36 नंबर कि निम्नों में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? अब 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी है मैथिली, ऑप्शन सी है संताली, ऑप्शन डी है असमिया। तो अनुसूचित भाषा में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, उसमें से तो मैथिली है, असमिया भी है, संताली भी है, लेकिन अरबी इस विदेशी भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न 37 नंबर है कि 37 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य सरकार समवर्ती सूची, और ऑप्शन डी है स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। तो राज्य सरकार तो राज्य सूची यानी सही है, केंद्र सरकार तो संघीय सूची में होती है, ये भी सही है। केंद्र राज्य सरकार के सम्मिलित रूप को समवर्ती सूची कहा जाती है, यानी ये भी सही है। और स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? इसमें सत्य है, देखिए सत्य दिया हुआ है कि कौन वाला सत्य है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ऑप्शन बी है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ी कदम 1992 में उठाया गया। ऑप्शन सी है कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। और ऑप्शन डी है पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो कौन वाला सही है? इसमें वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न 39 नंबर है कि निम्नों में से कौन सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाला संगठन। ऑप्शन बी है राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज में लोगों को लाभप्रद करता है। ऑप्शन सी है आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाए गए एक ऐसा संघर्ष जिसमें संगठन संरचना भी हो सकती है, नहीं भी। ऑप्शन डी है दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। तो इसमें कौन
सम्मिलित नहीं है, ये बताया गया है, प्रश्न है। तो दबाव समूह में राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, ये गलत बता रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 40 नंबर के निम्नों में कौन सम्मिलित नहीं है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दों पर आधारित आंदोलन। ऑप्शन बी खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह। ऑप्शन सी है तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल। और ऑप्शन डी है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये तो सम्मिलित है, खाद्य विक्रेता संघ दबाव समूह माना जाता है, ये भी सम्मिलित है, और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल भी, ये भी सम्मिलित है, यानी श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली है, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो चलिए आज हम लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगला वीडियो में हम लोग सेट 2 देखेंगे।